नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम उमंग तरंग में। दोस्तों, हमारे बड़े हमें हमेशा समझाते आए हैं कि समूह की शक्ति क्या होती है या समूह में काम करना कैसा होता है। इसके अलावा वो ये भी समझाते आए हैं कि हमारे संबंध हमारे लिए कितने महत्वपूर्ण हैं। पता नहीं हम उस बात को कितना समझे, लेकिन आज इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे। आज हमारी चर्चा का विषय होगा समूह की शक्ति एवं हमारे संबंध, और इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे विशेषज्ञ हमारे साथ हैं डॉक्टर सुमित मारू। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम। धन्यवाद आप। डॉक्टर सुमित मारू ने अपने करियर की शुरुआत की थी 1995 में एक बहुत ही प्रसिद्ध सॉफ्टवेयर कंपनी से। उसके बाद उन्हें जिस काम के लिए जाना जाता है वो ये है कि MBA प्रवेश परीक्षा के क्षेत्र में उन्होंने एक बहुत ही प्रसिद्ध संस्थान और बहुत ही सफलतम संस्थान की स्थापना की, जिसका नाम था सेरेब्रल हाइट्स, जो आज भी नए आयाम छू रहा है। डॉक्टर साहब ने इसके साथ साथ उद्योग के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम किया है। इनका काम की अगर हम बात करें तो इन्होंने जिस तरह से काम किया उसमें अमेज़न और फ्लिपकार्ट के साथ इनकी साझेदारी भी एक बहुत बड़ा एक आयाम है। डॉक्टर साहब इसके साथ ही उद्यमिता के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, शिक्षा के क्षेत्र से तो जुड़े ही हुए हैं। तो डॉक्टर साहब से आज हम बात करते हैं, अपनी बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर साहब, पहला सवाल ये है कि टीम क्या होती है और टीम में काम करना क्यों ज़रूरी होता है? देखिए, टीम हम वैसे तो काफ़ी सारे लोगों को एक समूह को कहते हैं, पर उसमें एक यूनिक, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात यह होती है कि वो सब एक कॉमन गोल के लिए अपने आप को झोंक दे चुके होते हैं। तो एक कॉमन एस्पेक्ट ये होना चाहिए किसी भी समूह या किसी भी जो ग्रुप एक काम कर रहा है साथ में, उसके लिए कि वो एक कॉमन गोल के लिए अपने आप को लगाए रखे हैं। जैसे वो एक हॉकी की टीम हो या एक सर्जन्स की टीम हो या कुछ एजुकेशनिस्ट की टीम हो या इवन लेट्स से कोई पॉलिटिकल टीम हो, फाइनली उन सब के बीच में कॉमन होना चाहिए कि वो एक कॉमन लक्ष्य के लिए अपने आप को लगाए रखें। अच्छा, आपने बोला कि उसमें क्या, उनसे क्या, हमें क्या मिलता क्या है टीम से, हमें क्यों ज़रूरी है। देखिए, आपने सुना होगा कि होल इज़ मोर देन द सम ऑफ पार्ट्स, इंग्लिश में हम इसे कहते हैं कि सबका मिलकर जो बनता है वो उनके इंडिविजुअल पार्ट्स के सम से कहीं ज़्यादा होता है। हमने बचपन से भी एक स्टोरी सुनी है वो लकड़ियों वाली, जब एक बूढ़ा किसान अपने सारे बच्चों को लकड़ियां बांट के बताता है कि देखो तुम अलग अलग तो इसको रखते हो तो तोड़ सकते हो, जबकि अगर ये साथ में रहती है तो टूटना मुश्किल है। वही बात है कि जो सिनर्जी जो क्रिएट होती है टीम के साथ, वो कई सारे ऐसे लक्ष्यों को हासिल करने में हमें मदद करती है जो अन्यथा हम कभी भी हासिल नहीं कर पाते। बिल्कुल। तो मेरे ख्याल से इस बात का जवाब बच्चों को मिल गया होगा कि टीम में काम करना क्यों ज़रूरी है। तो डॉक्टर साहब, अगला सवाल छात्र की तरफ से है, तो हम सवाल की ओर बढ़ते हैं। जब हम मिलकर कोई काम करते हैं तो हमारे कुछ साथी पूरा सहयोग करते हैं, लेकिन कुछ साथी काम में कठिनाई पैदा कर देते हैं जिससे हमारा काम पूरा नहीं हो पाता है या बिगड़ जाता है। ऐसे में हम क्या कर सकते हैं? हम बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं, स्ट्रेंथ ऑफ ए चेन इज़ ऑलमोस्ट ओनली एज गुड एज द वीकेस्ट लिंक इज़। मतलब जो सबसे कमज़ोर कड़ी है उतनी ही स्ट्रांग हो सकती है कोई भी टीम। तो आप किसी को भी छोड़ नहीं सकते, टीम में पीछे नहीं छोड़ सकते। अगर आपकी टीम का हिस्सा है तो आपको उसको ऊपर उठाना ही है। अब आपको यह देखना पड़ेगा कि आपको कठिनाई क्यों आ रही है, आखिर वो आपके अगेंस्ट क्यों काम कर रहा है। आपको उस मुद्दे के मूल में जाना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि क्या वो समझ नहीं पा रहा है कि टीम का लक्ष्य क्या है, या उसका कोई पर्सनल इशू है। अगर आप एक अच्छे लीडर हैं तो उसको आप समझेंगे, उसकी बात को स्पेसिफिक्स में जाके सॉल्व करेंगे, और अगर ऐसा करा तो हमारी टीम की कोई भी कमज़ोर कड़ी नहीं रहेगी और सारे सिरे जो हैं उस धागे के, वो एक साथ ऊपर उठ पाएंगे। यहीं पे आपको रोक रही हूँ। इस बच्चे के सवाल के साथ मैं इसमें एक और चीज़ जोड़ना चाहती हूँ, या एक और सवाल जोड़ना चाहती हूँ कि हम टीम भावना किसे कहते हैं, और समूह में जो लोग भी हैं उन्हें किन बातों का ख्याल करना चाहिए? आपने बोला कि टीम भावना किसे कहते हैं। टीम भावना वैसे तो बहुत ही फ्लूइड सेंटिमेंट है, पर फिर भी मैं कहूँगा कि एक हमें गर्व की भावना आती है जब हम किसी टीम का पार्ट होते हैं, या उसके साथ एक वफ़ादारी की भावना रहती है। शायद हम उसे ही टीम भावना कहते हैं। जैसे कि अगर आप इंडियन क्रिकेट टीम का पार्ट हो तो आपको जो टीम भावना है वो उस टीम की वफ़ादारी का प्रतीक है, उस टीम के लिए का पार्ट होने का गर्व का प्रतीक है। तो उसे हम कहते हैं। ये क्यों ज़रूरी है? क्योंकि ये हमें जोड़ के रखती है, उस टीम को टीम बनाए रखती है। अदरवाइज़ नहीं तो वो ग्रुप बन जाएगा, या
एक अलग अलग लोगों का सिर्फ एक साथ साथ खड़े हुए एक समूह बन जाएगा। पर टीम बनाने के लिए टीम भावना चाहिए। डॉक्टर साहब, आपने बहुत विस्तृत तरीके से समझाया टीम कैसी होनी चाहिए, टीम भावना कैसी होनी चाहिए। और अगला सवाल फिर से हम छात्रों की ओर से लेते हैं। चलते हैं अगले सवाल की ओर। मेरा पहला प्रश्न यह है कि जब भी हमारी कक्षा में किसी कार्य को करने हेतु ग्रुप बनाए जाते हैं तो एक दो छात्र थोड़े साधारण और कमज़ोर होते हैं जिन्हें कोई भी अपने ग्रुप में शामिल नहीं करना चाहता है। यह उनके लिए बहुत अपमानजनक होता है। मुझे बहुत बुरा लगता है। इस परिस्थिति में मैं क्या कर सकती हूँ? देखिए, अगर पहली बात है कि अगर आप लीडर हो तो आपको उस परिस्थिति में क्या करना है, या आप अगर एक टीम मेंबर हो तो उस परिस्थिति में क्या करना है, दोनों अलग अलग हो सकते हैं। पर पहले हम ये समझें कि एक टीम में क्या ज़रूरी है। टीम बनती है 5 C से। हम उसको अगर गिनना चाहें तो कैप्टन, हमें एक इम्पॉर्टेंट सबसे एस्पेक्ट है कि कौन है उसका लीडर है, कैप्टन है। कमिटमेंट, सारे टीम मेंबर्स कितने कमिटेड हैं उस टीम गोल के लिए। कॉम्पिटेंस, उन सब में आखिर क्षमता है कि नहीं, वो जो उनको काम दिया गया है वो क्षमता के साथ कर सकते हैं कि नहीं। फिर फिर कोलैबोरेशन मतलब उन सब में मिलजुल के करने की इच्छा और वो है कि नहीं। और एक कम्युनिकेशन इसलिए ज़रूरी है क्योंकि वो कम्युनिकेशन उन टीम को बांधे रखेगा। तो यहाँ पर भी कम्युनिकेशन एक बहुत वाइटल रोल प्ले करेगा। आपको ये समझना पड़ेगा कि उस जो आपको कठिनाई पैदा कर रहा है वो आखिर में वो क्या, जो कमज़ोर है उसको आप कैसे ऊपर लाएंगे। आपने देखा होगा मूवी लगान में वो किस तरह से उन लोगों की स्पेसिफिक स्ट्रेंथ के साथ, जो फिल्म का हीरो है आमिर खान, वो किस तरह से उनकी स्पेसिफिक स्ट्रेंथ के साथ काम करते हुए उनको ऊपर उठाता है। एक ऐसा किरदार भी है उसमें जो समाज में नेग्लेक्टेड है और समाज में उसको धिक्कारा जाता है, पर उसे भी वो एक बहुत ही स्पेसिफिक रोल देता है और उस स्पेसिफिक रोल की तरह उसका कॉन्फिडेंस बढ़ाता है। तो हमें ये समझना पड़ेगा कि हमारे जो लोग कमज़ोर, जिन्हें हम समझ रहे हैं वो एक्चुअली में कमज़ोर हैं या उनकी कोई खूबी है जो हम नहीं देख पाए अभी तक। तो अच्छा कैप्टन वो होगा जो उस खूबी को देखेगा, पहचानेगा और उस खूबी के अनुसार उन्हें रोल दे पाएगा। जी डॉक्टर साहब, आपने बहुत विस्तार से समझाया है। अब मतलब मेरे ख्याल से जिनका सवाल था और इसके अलावा बाकी दर्शकों को भी ये बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। इस कार्यक्रम में हम डॉक्टर साहब बच्चों के साथ साथ शिक्षकों के भी सवाल लेते हैं। तो अगला सवाल एक शिक्षक का है। अच्छा, मेरा प्रश्न यह है कि समूह बनाते समय हमें सदस्यों का चयन किस प्रकार करना चाहिए? कृपया इस बारे में हमें मार्गदर्शन देने की कृपा करें। देखिए, फिर से मैं लगान मूवी के उस एग्जाम्पल की तरफ जाऊंगा। आपने देखा कि किस तरह से आमिर खान एक सब लोगों का चयन करता है, अपनी टीम का चयन करता है और काफ़ी इम्पोर्टेंट गोल के लिए करता है। तो हर ऐसा जो बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं कि सारे किरदार और सारे जो समूह के मेंबर हैं वो सब हर चीज़ में स्ट्रांग हो या कि हर चीज़ में उनकी अपनी क्षमताएं एक जैसी हो, नहीं। इनफैक्ट हमें रोल समझना पड़ेंगे, हमें भूमिकाएं समझनी पड़ेगी। हमारी जो टीम है, अगर आप अच्छे कैप्टन हैं तो पहले ये सोचना पड़ेगा कि आपकी क्या क्या भूमिकाएं हैं आपके टीम में, और उस भूमिका के हिसाब से आपको चयन करना पड़ेगा। कोई भूमिका ऐसी हो सकती है जिसके लिए आपको बहुत ज़्यादा क्षमता वाला आदमी चाहिए ही नहीं। तो हमें क्षमताओं के हिसाब से रोल के हिसाब से क्षमताओं को फिट करना पड़ेगा। ये चयन के लिए सबसे बड़ा एक क्राइटेरिया है। दूसरा क्राइटेरिया देखते हैं चयन के लिए, हम उस व्यक्ति या उस आदमी का किस तरह का वैल्यू सिस्टम है, वो प्रोएक्टिव है कि नहीं, इन द सेंस वो खुद होके कुछ करना चाहता है कि नहीं। अगर वो खुद होके कुछ करना चाहता है, उसमें करने का जज्बा है, एक लगन है, तो मेरे ख्याल से ऐसे सारे आदमी जिनमें करने का जज्बा या लगन रहता है वो सारी चीज़ें सीख सकते हैं। सीखना उसके बाद हो ही जाता है अगर जज्बा और लगन हो तो मेरे हिसाब से तो मैं दो ही चीज़ें देखता हूँ कि वो कौन उस रोल के हिसाब से फिट है और उसमें वो जज्बा है कि नहीं कि वो पार्ट बने टीम का। सर, अगला सवाल एक छात्रा का है, हम सवाल लेते हैं। मैं अपनी टीम की लीडर हूँ। हमारी टीम जब भी किसी कार्य में पीछे रह जाती है तो इसके लिए सभी सदस्य मुझे ही जिम्मेदार ठहराते हैं। इससे मेरा मनोबल टूटता है और अगले हर प्रयास के समय मुझ पर बहुत अधिक मानसिक दबाव भी बने रहता है। क्या मुझे अपनी टीम का नेतृत्व करना छोड़ देना चाहिए? कृपया मुझे इस समस्या का कोई हल बताएं। देखिए, ये बात तो तय है कि अगर आप कप्तान हैं तो आपको सबसे ज़्यादा जली कटी भी सुनना पड़ सकती है, और पर यही तो कप्तान होने का सबसे बड़ा सुख भी है और अचीवमेंट भी है कि आप
लोगों का प्रदर्शन जब अच्छा रहता है तो आप उन्हें आगे आने का मौका देते हैं। आपने वापस से मैं 2011 के वर्ल्ड कप पे जाऊंगा, उस समय जीताने वाली पारी महेंद्र सिंह धोनी ने खेली थी, पर फिर भी सबसे ज़्यादा कंधों पर उठाया गया सचिन तेंदुलकर को, और महेंद्र सिंह धोनी पीछे कहीं चल रहे थे। तो आपको बिल्कुल भी ये नहीं सोचना चाहिए कि आपको तारीफ़ों के पुल बन देंगे आपके लिए, आपको तैयार रहना चाहिए। इनफैक्ट अच्छा कप्तान वो होता है, वो बोलता है जब प्रॉब्लम आती है तब बोलता है मैं हूँ ना, तब उसके अलावा वो बिल्कुल भी नहीं दिखता है, वो सिर्फ पीछे रहता है। सिर्फ मुसीबतों के समय वो आगे खड़ा रहता है और बोलता है मैं हूँ ना, तुम चिंता मत करो। तो आपको तैयार रहना पड़ेगा कि जब भी कठिनाई होंगे तो लोग अगर कुछ बोलते भी हैं तो उसको आपको डाइजेस्ट करके आगे बढ़ना पड़ेगा, उसको समझते हुए उसके अपनी प्रॉब्लम्स को खुद इंट्रोस्पेक्ट करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, चिंतन करना पड़ेगा और समझना पड़ेगा कि कैसे सुधार कर सकते हैं। देखिए, कोई भी एक इंसिडेंस के बेसिस पे ये नहीं कह सकता कि कोई अच्छा कप्तान है, अच्छा लीडर है या नहीं है, या उसकी टीम अच्छी है कि नहीं। ये तो सिर्फ एक समय के साथ हम एक काफ़ी सारे इंसिडेंसेस के बेसिस पे ही बता सकते हैं कि कोई टीम कैसा परफॉर्म कर रही है। तो एक दो आलोचनाओं से घबराइए नहीं और उसको अपनी टीम को लगातार बेहतर बनाने की कोशिश करते रहिएगा। हमारे विद्यालय की सफाई के लिए हम सब ने मिलकर प्लान बनाया और हमारे मॉनिटर ने सब में काम बांट भी दिए, पर काम शुरू होने से पहले हम सब में झगड़े हो गए, क्योंकि किसी को कोई काम पसंद आता तो दूसरे व्यक्ति को भी वही काम चाहिए था, और कुछ काम तो ऐसे थे जो किसी को नहीं चाहिए थे। हमारे लिए बहुत ही कठिन स्थिति आ गई है। ऐसी स्थिति में क्या करें, कृपया हमें बताएं। अक्सर टीम में, जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि टीम में जब हम काम करते हैं तो ये दिक्कत होती ही है। तो डॉक्टर साहब, आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि समन्वय स्थापित रहे, समन्वय बना रहे, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? देखिए, ये तो कई बार होगा ही। हमारे जब हम टीम फॉर्मेशन की भी बात करते हैं, अगर हम मैनेजमेंट कंसेप्ट्स की बात करें तो उसके कई स्टेजेस बताए गए हैं। एक स्टेज होता है फॉर्मिंग, दूसरा होता है स्टॉर्मिंग, तीसरा होता है नॉर्मिंग, चौथा होता है परफॉर्मिंग। तो जो फॉर्मिंग तक आपने समझ गए हैं, उसके मतलब से समझ गए, वर्ड के मतलब से समझ में आ जाएगा कि टीम फॉर्म कर रहे हैं। और स्टॉर्मिंग का अपने आप में मतलब है कि वो आपस में जो कश्मकश है और जो छटपटाहट है एक दूसरे के साथ काम करने के, और उनके आपके तरीके उनके साथ ना मैच होने के और आपकी स्टाइल उनके साथ ना मैच होने की दूसरे लोगों के साथ, तो वो स्टॉर्मिंग उसी को रिफ्लेक्ट करता है। और धीरे धीरे जब आप साथ में रहने को मजबूर होते हैं या साथ में रहना पड़ता है उस लक्ष्य के लिए और आपकी इच्छा से रहते हैं, तो धीरे धीरे नॉर्मिंग मतलब रूल्स निकलने लग जाते हैं टीम में परफॉर्म करने के, ग्रुप में परफॉर्म करने के, और फिर आप धीरे धीरे आपके परफॉर्मेंस को ऊपर उठा पाते हैं। ये पूरा चारों स्टेजेस, अगर आपने चक दे इंडिया मूवी देखी होगी तो आप उसमें समझ पाए होंगे कि कैसे वो टीम को इकट्ठा करता है। उनमें आपस में बहुत सारे झगड़े रहते हैं, वो आपस में एक दूसरे के का गला दबाने को तैयार रहते हैं, इस तरह से रहते हैं, और फिर धीरे धीरे वो साथ में उनके कुछ नॉर्म्स क्रिएट होते जाते हैं और फिर वो परफॉर्म करने लग जाती हैं, और यही होता है। अब रही बात कि कुछ स्पेसिफिक इश्यूज़ की कि हम कैसे हैंडल करें, तो बेसिकली जब भी एक लीडर का रोल बहुत यहाँ पे इम्पॉर्टेंट हो जाता है। लीडर के लिए ज़रूरी है कि पहले तो मुद्दों को सेपरेट करे वो पर्सन से। तो हमें ये नहीं देखना चाहिए कि हु इज़ एट फॉल्ट, व्हाट इज़ द इशू इज शुड बी आवर क्वेश्चन। मतलब क्या मुद्दा क्या है, कौन गलत है, ये गलत सोच है, मुद्दा क्या है। उस मुद्दे के स्पेसिफिक्स में पहुँचे कि आखिर हो क्या रहा है, प्रॉब्लम क्या आ रही है, उस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करें। अगर हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे और उस मुद्दे को उस इंसान से हटा लेंगे तो इंसान उस ग्रुप का पार्ट बन जाएगा और मुद्दा भी सॉल्व हो पाएगा। अब जैसे एग्जांपल आपने जो लिया था, मॉनिटर ने आपके क्लास के सफाई के टास्क बांट दिए हैं। अब हो सकता है जो मॉनिटर जिसको अपॉइंट किया गया वो उसमें एक लीडरशिप क्वालिटीज़ वैसी नहीं हो जैसे कि डिज़ायर्ड है एक लीडर से। तो लीडर कोई और भी इमर्ज होता है, एक होता है अपॉइंटेड लीडर और एक होता है इमर्ज लीडर विच हैज़ इमर्ज्ड बाय हिज एबिलिटीज़। तो वहाँ पर कोई अपने आप एक लीडर बन के इमर्ज होगा जो इस चीज़ को रिजॉल्व करेगा कि देखो इसको ऐसे हैंडल करते हैं, इसको ऐसे करते हैं, और प्रॉब्लम सॉल्व करेगा, और धीरे धीरे लोगों उसके साथ कंफर्टेबल होते जाएंगे। समन्वय, आप हमेशा उम्मीद भी मत करिए कि समन्वय हमेशा रहेगा ग्रुप में कश्मकश ज़रूरी है, क्योंकि कश्मकश नहीं रहेगी तो हम सब अपनी बेस्ट एबिलिटी से नहीं टीम में परफॉर्म करेंगे। देखिए, टीम में यस मैन की ज़रूरत नहीं होती कि जो कोई बोल रहा है, एक आदमी बोल रहा है, सभी वही बोलने लग जाएंगे।
तो फिर उनका रोल ही ख़त्म हो जाएगा। तो कश्मकश को अवॉइड नहीं कर सकते हम, पर जो हम कर सकते हैं कि उसको एक पॉजिटिव रूप दे दें और वो सब लोग धीरे धीरे एक डायरेक्शन में चलने लग जाए। उसके लिए एक नेतृत्व कौशल की ज़रूरत पड़ेगी और वो हमें दिखाना रहेगा। चलते हैं अब अंतिम प्रश्न की ओर। डॉक्टर साहब, अंतिम प्रश्न एक शिक्षक की तरफ से है, तो हम उनका सवाल सुनते हैं। जी, हमें लगता है किसी समूह की सफलता के लिए जज्बा, उत्साह, आपसी सहयोग व सामंजस्य, क्षमता, प्रयास, उचित नेतृत्व आदि जैसे गुणों का होना आवश्यक है। परंतु आपकी राय में किसी समूह की सफलता के लिए इनमें से किन्हें प्राथमिकता दी जानी चाहिए? ये सारे गुण आपने जो वर्णित किए हैं ज़रूरी है, इसमें कोई दो राय नहीं, पर इसमें से कौन से को प्रायोरिटी दें ये कहना मुश्किल है, क्योंकि किसी सिचुएशन में ये बहुत सिचुएशनल होता है। किसी सिचुएशन में कोई एक चीज़ ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बन जाएगी, किसी सिचुएशन में कोई दूसरी चीज़ ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बन जाएगी। किसी सिचुएशन में अगर आपको मान लीजिए अगर आपका टीम ऐसी उसमें फंसी है जहाँ पर जब तक आप में क्षमता नहीं है तब तक आप कर ही नहीं सकते। हम उम्मीद नहीं कर सकते कि नेपाल की क्रिकेट टीम आके वर्ल्ड कप जीत ले जाए। तो जब तक क्षमता का विकास नहीं होगा तो क्षमता इम्पॉर्टेंट, भले वो कितने भी जज्बे के साथ खेले। और उसी तरह से हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि जो बहुत क्षमतावान खिलाड़ियों से भरी हुई टीम है वो हमेशा जीत जाएगी, क्योंकि उस समय उनके पास जज्बा होना चाहिए, उनके पास नेतृत्व कौशल होना चाहिए। तो काफ़ी सारी चीज़ों का कॉम्बिनेशन होता है, पर इसमें प्रायोरिटी सेट करना बहुत मुश्किल है। किसी सिचुएशन में कोई एक क्वालिटी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती है, किसी सिचुएशन में कोई दूसरी क्वालिटी और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बन जाएगी अपने। और इसीलिए आपने ये भी देखा होगा कि सिचुएशनल लीडरशिप एक कंसेप्ट होता है मैनेजमेंट में, कि हर समय कोई एक लीडर अच्छा लीडर नहीं बना रह सकता। वही महेंद्र सिंह धोनी, जिन्हें हम आज मानते हैं कि काफ़ी अच्छे लीडर रहे क्रिकेट टीम के, वो जब हमारी सिचुएशन ऐसी आई तो हम इंग्लैंड में और ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट सीरीज़ हार गए। वही जवाहरलाल नेहरू, जो सबसे उपयुक्त माने गए थे कि हमारे इंडिपेंडेंस के बाद वो सबसे सही आदमी है इंडिया को लीड करने के लिए, वही 1965 के आते आते उनकी लीडरशिप, और आज उनको पीछे पलट कर देखते हैं तो उनके सोशलिज़म के ऊपर क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो कोई भी एक लीडर हमेशा अच्छा लीडर बना रही है, पॉसिबल ही नहीं है। और इसीलिए सिचुएशनल लीडरशिप का कंसेप्ट रहता है मैनेजमेंट में। जी, तो दर्शकों, आप सबने देखा कि डॉक्टर साहब ने आज हमें कितने आसान शब्दों में और कितने हमारे आम जीवन के उदाहरणों से हमें ये बताया कि लीडरशिप कैसी होनी चाहिए, नेतृत्व कैसा होना चाहिए, टीम कैसी होनी चाहिए, या टीम में अगर आप हैं, समूह में आप हैं, तो समूह में काम करने के क्या क्या गुण होने चाहिए। कोई लीडर किस तरह से आता है, किस तरह से अपने गुणों को विकसित कर सकता है वो, और एक साथ काम करने में संबंध कैसे मायने रखते हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ आए और इतने महत्वपूर्ण मुद्दे पर आपने सारी बातें साझा की। और सभी दर्शकों का बहुत धन्यवाद, उन छात्रों का भी और सभी शिक्षकों का जिन्होंने हमसे सवाल किए। बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।